नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़ी आंत के यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर के क्या लक्षण होते हैं उस बारे में। देखा जाए तो हमारे अन्न नली का एक बहुत ही अहम हिस्सा जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है वो यहाँ पे मौजूद होता है। इसे अगर जूम करें, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ से लेके टॉयलेट की जगह तक इस पूरे एरिया को लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसके कैंसर के क्या लक्षण होते हैं जो कि जानने पर हम जल्दी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपने पेशेंट की जान बचा सकते हैं। सबसे पहले तो ब्लीडिंग पीआर यानी कि टॉयलेट की जगह से ब्लीडिंग होना। अगर किसी मरीज़ को टॉयलेट करते वक्त साथ साथ ब्लड आ रहा हो तो ये एक गंभीर विषय हो सकता है। टॉयलेट की जगह की जांच करने के बाद अगर वहाँ पे पाइल्स या फिशर ऐसी कोई बीमारी ना हो तो ब्लीडिंग कहीं से तो ऊपर से आ रही हो और इसमें ट्यूमर होने की भी संभावना डेफिनेटली हो सकती है। साथ साथ अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा हो, पेट फूल रहा हो और 4-5 दिन से टॉयलेट या गैस पास ना हो रहा हो तो डेफिनेटली टॉयलेट के रास्ते में कोई तो रुकावट है और बड़ी आंत के कैंसर काफ़ी कॉमनली ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही हो, किसी का हीमोग्लोबिन बहुत ड्रॉप हो रहा हो और टॉयलेट का रंग भी काला जैसे आ रहा हो तो ऐसे केसेस में भी बड़ी आंत के कैंसर के होने की संभावना डेफिनेटली होती है। कुछ और लक्षणों की अगर बात करें तो वेट लॉस यानी कि कोई भी मेहनत किए बिना, डाइट मॉडिफाई किए बिना, एक्सरसाइज किए बिना अगर किसी पेशेंट का वेट लॉस हो रहा हो तो डेफिनेटली ये एक गंभीर विषय है और इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट को अल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स महसूस होती है यानी कि उसके टॉयलेट करने की पैटर्न में या टॉयलेट की पैटर्न में कंसिस्टेंसी में कुछ चेंज होना। अगर कोई पेशेंट रोज़ाना नॉर्मली 2 या 3 बार टॉयलेट जाता है और वो उसके लिए सालों से नॉर्मल चीज़ रही है, अगर ऐसे पेशेंट में ये फ्रीक्वेंसी बढ़कर 6-7 बार हो जाती है या फिर किसी को अगर प्रॉपर बंधारण सॉलिड टॉयलेट होती है, ऐसे मरीज़ को अचानक से लिक्विड या सेमी सॉलिड स्टूल शुरू होना, ये डेफिनेटली एक चिंताजनक बात है और इसके लिए ट्यूमर को ध्यान में रखते हुए जांच करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली कुछ केसेस में ट्यूमर की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कि हम ऐसा कहते हैं कि 50 की उम्र के बाद ये कैंसर बहुत कॉमन है। आजकल यंगर पॉपुलेशन में भी ये कैंसर कॉमनली पाया जा रहा है, इसीलिए अगर किसी यंगर व्यक्ति में भी आपको ये लक्षण दिखते हैं तो डेफिनेटली उसकी जांच करानी चाहिए। दूसरा, ये अगर किसी फैमिली में ऐसे भाई बहनों में या माता पिता में ऐसे कैंसर को पहले पाया गया है तो ऐसे फैमिली के इंडिविजुअल्स ज़्यादा रिस्क रखते हैं ये कैंसर होने की। इसीलिए ऐसे लोगों में ख़ास तौर पर हमको ज़्यादा एग्रेसिवली इसका जांच करना है और बड़ी आंत के कैंसर होने की संभावना होती है ये ध्यान रखना है। अगर किसी व्यक्ति में पर्सनल हिस्ट्री है कि कुछ साल पहले उनको बड़ी आंत का कैंसर हुआ था तो इन लोगों में भी वापस से बड़ी आंत के दूसरे अंग में भी ये कैंसर होने की संभावना होती है। तीसरा, बहुत ज़रूरी एक अहम रिस्क फैक्टर है लाइफस्टाइल। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उनके खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं हैं, रेड मीट यानी कि लाल मांस का भी कंजम्पशन ज़्यादा है, अगर उनके लाइफ में उनको कुछ एडिक्शंस है, अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको, तो ऐसे एट रिस्क इंडिविजुअल्स को भी बड़ी आंत का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक और बीमारी आती है जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD कहा जाता है। इसके अंडर अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स नामक 2 बीमारियाँ आती है। ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अपने शरीर की ही रोग प्रतिकारक शक्ति अपने शरीर के आंतड़े के कोष के अगेंस्ट फाइट करती है और इन लोगों में बार बार ब्लीडिंग होती है, इन लोगों को बार बार बड़ी आंत में अल्सरेशन होते हैं और काफ़ी समय गुजरने के बाद 10 से 15 साल बाद ये लोगों में बड़ी आंत का कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लोगों में भी रूटीनली इस कैंसर को लेकर जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके संपर्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या आपके फैमिली में कोई ऐसा मरीज़ हो जिसमें ये कोई भी रिस्क फैक्टर्स या सिम्टम्स आप देख रहे हैं या पा रहे हैं
तो डेफिनेटली किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाकर इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये डिज़ीज़ को जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए और अपने पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट दे पाए। थैंक यू।